साल 1992 में समाजवादी पार्टी के एक बेहद कद्दावर नेता आजम खान, शायद आज वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। वो 1992 में जिस समय के मौजूदा सीएम थे कल्याण सिंह, उनसे सवाल पूछते हुए कहते हैं विधानसभा में कि क्या आपने जो मेरे इलाके में रामपुर में जिन कप्तान साहब को तैनात किया है, जिन कप्तान साहब की ड्यूटी लगाई है, क्या वो मुसलमानों का सर कलम करवाने के लिए वहां पे गए हैं? अब ये सवाल जब विधानसभा में पूछा जाता है और आजम खान पूछते हैं तो जो मीडिया के लोग थे, आसपास के जितने लोग ये बयान सुनते हैं, ये बात सुनते हैं, ये सवाल सुनते हैं, सबके दिमाग में, सबके जहन में बस एक चीज़ थी कि इतना बड़ा नेता आजम खान कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। इतने बड़े नेता ये किस तरह का बयान, किस तरह की बेतुकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब लोग इस सवाल की, इस बात की गहराई में जाते हैं तो हकीकत में, वास्तव में ऐसी चीज़ निकल के सामने आती है जिसे सुनने के बाद, इसे जानने के बाद शायद आपको भी इस घटना पे यकीन नहीं होगा कि कोई आदमी, कोई शख्स इस तरह से दरिंदा, इस तरह से हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो इस मामले की जांच में पुलिस पाती है कि कोई एक ऐसा सिरफिरा है, कोई ऐसा हैवान है जो मुसलमानों को मारता है और मारने के बाद उनका खून भी पीता है। तो आप सोच के देखिए घटना कितनी बड़ी विभत्स थी। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी की वजह से, इस सच्ची घटना की वजह से रामपुर, जो आजमगढ़ के बगल में है, रामपुर में एक तरह से हिंदू मुस्लिम दंगा होते होते बचा। और अगर ये दंगा हो जाता तो इसी एक घटना की वजह से शायद सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन पुलिस वालों ने किस तरह से इस घटना को सुलझाया, किस तरह से इस घटना की जांच की, और क्या ये घटना थी, ये भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, बेहद हैरान करने वाली बात है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चिली जी हैं, उन्होंने लगभग $15 दो दो बार में सुपर थैंक्स दिया है। तो पहली बार यूट्यूब से कुछ पैसे, कुछ अमाउंट मिला है, तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि उनको रिप्लाई क्या दूँ। तो चिली जी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। आज की कहानी की शुरुआत होती है 15 जनवरी 1992। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर। रामपुर में 3 आदमी शाम को लगभग 7:30 बजे एक गांव में अपने काम को, अपने डेली काम को निपटा के वापस लौट रहे थे। और ये मामला है मिलक थाने का। लौटते समय जब वो तीनों एक बाग के पास पहुंचते हैं और जैसे ही बाग को क्रॉस करने वाले होते हैं, तभी उस बाग में कुछ लोग घात लगाए बैठे हुए थे। अब ये तीनों जैसे उस बाग में पहुंचते हैं तो जो लोग घात लगाए थे, 5-6 लोग, इन तीनों को रोकते हैं। और रोकने के बाद सीधा सीधा एक सवाल पूछते हैं। और वो सवाल ये था कि तुम तीनों अपना नाम बताओ, और नाम के साथ साथ अपनी जाति, अपना धर्म बताओ। ये तीनों अपना नाम बताते हैं और इनके नामों में जो चीज़, जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि इनमें से एक हिंदू था और 2 मुसलमान थे, मुस्लिम थे। अब वो लोग जब ये चीज़ सुनते हैं, एक हिंदू है और 2 मुस्लिम हैं, तो जो लोग आए थे वो इस हिंदू से, इस आदमी से कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब ये चीज़ सुनने के बाद उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये पहले नाम पूछ रहा, नाम पूछने के बाद धर्म पूछ रहा, धर्म पूछने के बाद कह रहा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तो आखिर इन लोगों से, बाकी जो 2 लोग हैं, इनसे क्या दुश्मनी है। हालांकि अब वो लोग हथियारबंद थे, उनके पास वो संख्या में भी ज़्यादा थे, ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से इन तीनों में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उन लोगों से पूछें कि आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है। अब ये चुपचाप से थोड़ा सा साइड हटता है, जो हिंदू था वो थोड़ा सा साइड हटता है, और जो बाकी दोनों लोग थे वो, उनको पकड़ा जाता है, पकड़ के उनके पैर को बांधा जाता है। और बांधने के बाद इसी आदमी के सामने, इसी हिंदू आदमी के सामने उन दोनों मुसलमानों का गला काट दिया जाता है, उनका सर कलम कर दिया जाता है। अब ये नज़ारा, ये मंजर जब ये देखता है तो वहाँ से ये जो भी ये सामान लिया था, इसके पास एक रिक्शा था, रिक्शे वगैरह को छोड़ता है और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और भाग के अपने गांव में जाता है। और गांव में जाने के बाद इस घटना को घबराते हुए सारी बात को गांव के लोगों को बताता है कि कैसे वो आ रहा था। और सारी कुछ लोग बाग में उसे दबोच लेते हैं, फिर धर्म पूछते हैं और धर्म के नाम पे जब 2 लोग
मुसलमान निकलते हैं, मुस्लिम निकलते हैं, तो उन मुस्लिमों को कैसे काट दिया गया। अब ये बात जंगल के आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगी। क्योंकि अगर मर्डर होता, ये सारी चीज़ें होती, तो मामला इतना तूल ना पकड़ता, लेकिन किसी आदमी को, किसी शख्स को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर काट दिया गया, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अगर मार दिया गया, तो अपने आप में हमारे देश के लिए और किसी भी जगह के लिए बेहद शर्म की बात है, बेहद हैरान करने वाली बात है। अब ये मामला पूरे गांव में बड़ी तेज़ी से फैलता है और गांव से निकल के आसपास के गांव में फैलता है, गांव से फिर पूरे ब्लॉक में फैलता है, पूरे थाने क्षेत्र में फैलता है, पूरे ज़िले में फैलता है। और देखते ही देखते जब ये बात मीडिया में जाती है, लोकल अखबारों में जाती है, तो ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में एक तरह से चर्चा का विषय हो गया कि कैसे धर्म पूछ के 2 मुसलमान व्यक्तियों को काट दिया गया। अब जब ये वाकया हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जो सरकार है उसकी भी नींव हिलने लगती है। जो वहाँ के विधायक थे आजम खान, वो विधानसभा जाते हैं और सीधा सीधा इस मुद्दे को उठाते हैं कि कैसे धर्म के नाम पे 2 मुसलमानों को काट दिया गया। और जो उस समय के कप्तान थे कन्हैया लाल मीणा, उनके ऊपर भी उंगली उठाते हुए कहते हैं कि कन्हैया लाल किसी मामले की जांच नहीं कर रहे हैं, पड़ताल नहीं कर रहे हैं। अब सरकार के ऊपर जब उंगली उठती है तो जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वो वहाँ के डीआईजी को बुलाते हैं और डीआईजी से कहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। अब ऊपर से प्रेशर आता है, सारे पुलिस वाले भागे भागे इस मामले की जांच में जुटते हैं, जल्दी से जल्दी उनकी इस मामले का खुलासा करना था। क्योंकि अगर जल्द से खुलासा ना होता तो शायद हिंदू मुस्लिम दंगा उस समय हो भी रहा था। उस समय 1990-92 में ऐसे दंगे बड़े जल्दी आग पकड़ लेते थे। इस वजह से दंगा वगैरह बचाने के लिए जल्द से जल्द इस मामले की जांच, इस मामले की पड़ताल करनी थी। अब पुलिस वाले अपने तरीके से, अपनी तरफ से सारे एंगल्स को जोड़ के संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि तभी 21 जनवरी उसी साल 21 जनवरी का दिन आता है। पहली घटना हुई 15 जनवरी को, एक हफ्ते का भी समय नहीं बीता, और 21 जनवरी का जब दिन आता है तो 3 लोग उसी घटना स्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर किसी काम से, वही 7, साढ़े 7 का वक्त था शाम का, किसी काम से तीनों लोग लौटे थे। अब जब वो तीनों लोग लौटे थे तो उन्हें कुछ लोग रोकते हैं, लगभग 8 से 10 लोग, और रोकने के बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। अब एक तरह से ये लोग, चूंकि इस पूरी घटना से दहशत का माहौल था, अब फिर इन तीनों लोगों से पूछा जाता है तो ये तीनों लोग सकपका जाते हैं, इनके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके बाद पूछने के बाद फिर सामने वाले जो लोग थे वो कहते हैं कि हम तो पठान हैं एक दूसरे इलाके से, और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, तो अगर तुम लोग मुस्लिम हो तो बता दो, और हिंदू होगे तो अच्छा नहीं होगा। अब ये तीनों लोग जब ये चीज़ सुनते हैं तो तीनों के मुंह से फट से निकलता है कि हम भी मुस्लिम हैं। और इनकी एक कहने भर की देर थी कि वो लोग इन पे टूट पड़ते हैं और इनके एक साथी को, जो तीनों में से एक आदमी था, उसे घुटनों पे ला के उसके सर को कलम कर देते हैं। यानी फिर भी इस बार भी जो ये लोग थे वो मुसलमानों को मारने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने एक तरह से जाल फेंका था मुंह से निकलवाने के लिए कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। अब जब ये एक आदमी को काट देते हैं तो बाकी दोनों लोग घबराते हुए कहते हैं कि भैया हमें जाने दो, हमने झूठ बोला था, हम डर गए थे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब चेक करने के बाद जब इनकी पैंट को, पैजामे को खोल के चेक किया जाता है तो एक तो हिंदू निकलता है, लेकिन एक आदमी, एक बेचारे का खतना हुआ रहता है। अब जो हिंदू था उसे तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो दूसरा था उसकी उसी तरीके से गर्दन काट के हत्या कर दी गई। और इस सबसे पहले आदमी की जो हत्या हुई थी उसके पैंट को जब खोल के देखा गया तो वो भी एक हिंदू था। यानी रामपुर में धर्म के नाम पे 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। हालांकि 4 में से एक शख्स को मुसलमान समझ के मारा गया, लेकिन लास्ट में ब्राह्मण निकला, हिंदू निकला, लेकिन उसे भी मुसलमान समझ के मारा गया। अब ये घटना जब बीतती है तो लोगों को लगता है, और आसपास के लोगों को लग जाता है, पुलिस वालों को भी लग जाता है, मौजूदा सरकार को लग जाता है कि हो ना हो अब हिंदू मुस्लिम दंगा जो है अब भड़क उठेगा। अब चारों तरफ सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाते हैं, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया जाता है। सारी घटना, सारी चीज़ों की जांच पुलिस वाले करते हैं। लगभग 300 लोग, जो आसपास के लोगों का कहना है कि लगभग 300 लोग उस समय उठाए गए थे। 300 लोगों से सख्ती से कईयों को मार पीट के, जितने भी उस समय लोकल गैंग्स थे, जो भी संदिग्ध थे,
सबको उठाया गया, सबको मारा गया, पीटा गया, एक तरह से कबूल करवाया गया। लेकिन पुलिस वालों के पास न कोई सुराग आ रहा था, न कोई सबूत आ रहा था। इधर चारों तरफ से मीडिया का, लोगों का जो प्रेशर था, उस समय के जो कप्तान थे कन्हैयालाल मीणा, उनके ऊपर बनता चला जा रहा था। इधर जो मौजूदा विधायक थे आजम खान, वो भी बार बार उंगली उठा रहे थे कि जो ये पूरा वाकया हो रहा है इस पे जो कन्हैयालाल मीणा है वो एक तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये पूरा वाकया एक तरह से ऐसा हो गया था कि जो पूरा रामपुर है वो बारूद के ढेर पे बैठ गया था। क्योंकि अगर धर्म के नाम पे किसी विशेष समुदाय को, किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है दंगे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब पुलिस और मौजूदा सरकार को सबसे पहले दंगा रोकना था और उससे भी पहले जो इस घटना में संलिप्त हैं, जो ये सारे वाकये को अंजाम दे रहे हैं, उनको पकड़ना था। अब पुलिस वाले लोगों को उठा रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तब तक 26 जनवरी का दिन आ जाता है, आर्मी ग्राउंड पे परेड वगैरह हो रही थी। तभी जो कन्हैयालाल मीणा थे उनके पास एक इंस्पेक्टर के.एन. मिश्रा आते हैं। और के.एन. मिश्रा इस मामले में उनकी बड़ी तारीफ करूंगा। के.एन. मिश्रा इंस्पेक्टर दूसरे थाने के थे, लेकिन इस मामले में अपने तरीके से, अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा के जांच कर रहे थे। और जांच करने के बाद उन्हें कुछ सुराग, कुछ संदिग्ध नाम मिलते हैं। यही सब बात बताने के लिए के.एन. मिश्रा जो है मौजूदा कप्तान कन्हैयालाल मीणा के पास आते हैं और कप्तान साहब से कहते हैं कि साहब, हो सकता है कि मेरे पास इस मामले की कुछ जानकारी हो। अब एक कप्तान जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लगे हों, जिसकी नौकरी संकट में हो, जिसकी नौकरी खतरे में हो, तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, उसके लिए तो डूबते हुए को तिनके का सहारा, मानो ऐसी बात थी। तो जब के.एन. मिश्रा ये बात बोलते हैं कि साहब हो सकता है कि मेरे पास कुछ इस मामले से जुड़ी जानकारी हो, तो के.एन. मिश्रा को फ़ौरन जो कन्हैयालाल मीणा थे, कप्तान साहब थे, वो बैठाते हैं और बैठा के पूछते हैं कि बताओ क्या जानते हो। तो मिश्रा जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि साल 1989 में ऐसी एक गैंग थी जो थोड़ा सा कट्टर हिंदूवादी सोच रखती थी और कई मामलों में वो संदिग्ध भी हैं। कुछ को उठाया भी गया। और मैंने जब अपने चश्मदीदों से, अपने गुप्तचरों से, जो होते हैं एजेंट, उनसे पूछा तो उनमें से कईयों का मानना है कि जब ये जहाँ ये घटनाएं हुई हैं, ये दोनों मामले हुए हैं, उन मामलों में इस गैंग के कुछ लोग देखे गए हैं। अब पुलिस वाले और ख़ासकर जो के.एन. मिश्रा थे, ये सारा वाक़या इधर बता ही रहे थे कि तब तक तीसरा फ़ोन आ जाता है कि ऐसी ही एक घटना कहीं और हो गई है। यानी कि जब तक ये वाक़या, ये मामला ये बता रहे थे, तब तक मारने वाले ने, जो किलर था, एक तरह से सीरियल किलर ही कहूँगा, जो सीरियल किलर था, वो उन लोगों को, मतलब अपने टारगेट को, अपने शिकार को एक तरह से पकड़ चुका था और उन्हें मार चुका था। दरअसल इस मामले में जो तीसरा मर्डर होता है, मतलब तीसरी बार में, इसमें भी एक रेलवे स्टेशन के पास ये लोग जाते हैं और जाके जो वहाँ पे लोग थे, 2-3 लोग थे, उनसे उनका धर्म पूछते हैं। और धर्म पूछने के बाद जो भी उनको मुसलमान मिलते हैं, मुस्लिम मिलते हैं, उनको उसी तरीके से काट दिया गया था, मार दिया गया था। अब इधर कप्तान इंस्पेक्टर बात ही कर ही रहे थे कि तीसरे मामले की खबर आ जाती है, तीसरे मामला का फ़ोन आ जाता है कि तीसरा मर्डर हो चुका है। और तीसरा भी कहना गलत होगा, तीसरा हादसा हो चुका है और मर्डर तो ये 60वां था। अब पुलिस वालों की एक तरह से हवा ख़राब की, अब शायद नौकरी छोड़िए, इस ज़िले को ही कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अब जब तीसरा वाक़या हो चुका है, 6 लोगों की जान जा चुकी है, तो अब दंगे ज़रूर भड़केंगे। अच्छा, इस मामले में जो राजनीतिक पार्टियां थी वो भी अपना एक तरह से लाश पे रोटी सेकने का काम कर रही थी। लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से लोगों को भड़का रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन ये सारी चीज़ों को बड़ी मुस्तैदी से मैनेज कर रहा था। अब ये दोनों भाग के, इंस्पेक्टर और कप्तान, भाग के उस घटना स्थल पे जाते हैं और जाने के बाद लाश को कब्जे में लेते हैं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और फिर कप्तान साहब कहते हैं इंस्पेक्टर साहब से कि जल्द से आप अपनी बात पूरी कीजिए और जो भी संदिग्ध हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उनके नाम हमें बताइए। तो कप्तान साहब सबसे पहला नाम लेते हैं शंकर का। माफ़ कीजिएगा, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि शंकर ये छटा हुआ बदमाश है, कई मामलों में ये जेल भी जा चुका है, एक बार ये इनकाउंटर होते होते बचा है। और मेरे चश्मदीदों का, मेरे गुप्तचरों का मानना है कि उन सारे हादसों के आसपास ये देखा गया है।
तो अब पुलिस वालों को, इन सारी लोगों को, पुलिस महकमे को शंकर की तलाश हो जाती है। शंकर को इधर उधर खोजा जाता है और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद बंदूक के दम पे शंकर भागता है तो उसे बंदूक के दम पे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके लाया जाता है। और जब शंकर से पूछताछ किया जाता है और थोड़ा धमकी दी जाती है, मारा पीटा जाता है, तो कहता है कि साहब मारो मत, मैं सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। अब पुलिस वालों की तरह एक तरह से उनके हाथ में जैकपॉट लग गया था कि चलो इस मामले का खुलासा हुआ। तो शंकर से कहते हैं कि जल्द से बताओ इसमें किसका किसका हाथ है। तो शंकर दो चार नाम और बताता है और कहता है इस मामले का जो मास्टरमाइंड है वो रघुनाथ है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि रघुनाथ कहाँ मिलेगा। तो शंकर रघुनाथ का एड्रेस बताता है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं तो रघुनाथ वहाँ पे नहीं मिलता। अब रघुनाथ की तलाश जारी होती है। रघुनाथ को 2-3 जिलों में खोजा जाता है, आसपास के इलाकों में खोजा जाता है। तो वहीं पास में एक ज़िला है तांडा। अब ये अपने वाइफ के साथ तांडा में छुपा हुआ था। अब पुलिस वाले तांडा जाते हैं, इसको गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके लाते हैं। अब जब इसे गिरफ्तार करते हैं तो आप सोच के देखिए, जो धर्म के नाम पे मुसलमानों को टारगेट कर करके मार रहा हो, जब वो गिरफ्तार होगा तो आसपास के जितने मुस्लिम थे, जितने हिंदू थे, हिंदू मुस्लिम कहना ही गलत होगा, जितने भी इंसान थे जिनके अंदर मानवता थी, वो जरूर उस शख्स को, उस इंसान को, रघुनाथ को एक बार जरूर देखना चाह रहे थे। तो लगभग 500 लोग, 500 से 600 लोग जब ये गिरफ्तार करके आता है तो 500 से 600 लोग थाने में पहुंचते हैं और रघुनाथ को देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब उनमें से ज़्यादातर लोग मुसलमान थे, मुस्लिम थे। तो जब रघुनाथ उनको देखता है, इधर ही थाना पहुंचा ही था कि इधर भीड़ लगी हुई थी, तो रघुनाथ जब उन लोग को देखता है तो कहता है इंस्पेक्टर से कि इनको आप हटा दीजिए, नहीं तो अगर मेरे पास कहीं से गन या बंदूक आपकी मिल जाएगी तो मैं इन सारे मुसलमानों को मार दूंगा। अब पुलिस वालों के लिए एक तरह से ये भी बड़ी चैलेंजिंग बात की, एक आदमी जो पुलिस की गिरफ्त में है, पहले भी मुसलमानों के नाम पे मार रहा है और पुलिस वालों के सामने फिर धमकी दे रहा है। तो पुलिस वालों के पास, बाकी मीडिया के पास कई सवाल थे और सभी इसका जवाब रघुनाथ से जानना चाह रहे थे। तो सवालों का सिलसिला, सवालों की बारिश रघुनाथ के ऊपर चालू होती है और जब पूछा जाता है तो रघुनाथ की कहानी जो निकल के सामने आती है कि साल 1988 में एक मुस्लिम लड़की भाग जाती है। अच्छा, जो रघुनाथ का घर था एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में था, यहाँ पे लगभग 2 हिंदू थे, बाकी सभी मुसलमान। तो जब वो लड़की भाग जाती है और उसमें रघुनाथ का नाम आता है तो जो बाकी मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो प्लान बनाते हैं कि रघुनाथ को मार दिया जाए। और मारने का मतलब ख़त्म कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए। अब ये सारी वाक़या जब हो रहा था तो रघुनाथ की अच्छी किस्मत कि रघुनाथ वहाँ पे नहीं था, लेकिन रघुनाथ के जो पिताजी थे वो उन मुस्लिम जो आए थे उस गैंग के हत्थे चढ़ जाते हैं और पीट पीट के, एक तरह से माओ लिंचिंग करके रघुनाथ के पिता को मार दिया जाता है और शव को भी छत बिछत कर दिया जाता है, शव को कब्जे में ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब रघुनाथ आएगा तो उसे भी मारेंगे। अब रघुनाथ जब ये चीज़ सुनता है तो रघुनाथ एक तरह से पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। अब रघुनाथ एक बम उठाता है, देसी बम, और जाके उस भीड़ में फेंक देता है। अब बम गिरने के बाद भीड़ में हड़कंप मचती है। उसके बाद वो अपने पिता की लाश, अपने पिता की बॉडी लेके आता है और लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद ये कसम खाता है कि अब जितने भी मुसलमान हैं सब मेरे दुश्मन हैं और मैं सबको ऐसे ही मार दूंगा। इसी वजह से रघुनाथ जितने भी मुसलमान मिलते थे उनको टारगेट करता था, आसपास ऐसे कट्टर सोच वाले लोगों को जुटाया और अपनी एक टीम बनाई, अपना एक गैंग बनाया और जितने भी मुसलमानों से अकेले मिलते थे वो उन्हें इस तरह से मारता गया। अब पुलिस वाले के पास सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, सरकार का इतना प्रेशर था, फौरन कार्रवाई करनी थी। लेकिन जब अदालत ले जाया गया तो पता चला अदालत में जाने के बाद कि जो रघुनाथ है एक तरह से मानसिक रोगी है, यानी इसे कोई बहुत कठिन सजा नहीं दी जा सकती। इसी वजह से कुछ सालों बाद जब ये जमानत पे रघुनाथ बाहर आता है तो बाहर आने के बाद किसी आदमी ने, किसी शख्स ने रघुनाथ की भी हत्या कर दी। यानी एक हत्या की वजह से, एक माओ लिंचिंग की वजह से एक कट्टर सोच का आदमी निकला, उसने कई लोगों को मारा धर्म के नाम पे और फिर लास्ट में उसकी भी हत्या हो गई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को सुनाने का कई एम था। पहली बात तो किसी की भावना, किसी धर्म विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना ये मेरा काम नहीं है। अगर कन्हैया लाल का मामला था, अगर उस समय कई लोगों ने वो कहानी सुना दी थी इसलिए मैंने कवर नहीं की। कन्हैया लाल का मामला होता तो भी मैं ऐसे ही सुनाता, और अगर किसी मुस्लिम के साथ ऐसा होगा, माओ लिंचिंग होगी, तो भी मैं सुनाऊंगा।
इसमें किसी को आहत होने की, किसी के धर्म विशेष को मैंने टारगेट नहीं किया। जो जैसा हुआ था, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात कि कल किसी भाई ने कमेंट किया था, चूँकि उन्होंने कमेंट बड़ा लंबा कर दिया था। उनकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और ये सारी बातें उन्होंने मुझसे बताई कि जैसे मैं कमेंट का रिप्लाई देने को किया और उनसे बात करने की कोशिश की, यूट्यूब के आर्टिफिशियल सिस्टम ने उनके कमेंट को स्पैम समझ के डिलीट कर दिया शायद, या फिर उन्होंने ही डिलीट किया। तो भाई अगर आपने डिलीट किया हो या फिर कोई ऐसी बात है तो आप प्लीज़ मुझसे छोटे छोटे कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब डिलीट ना करे और मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं। और जाहिर सी बात है, जहां तक संभव होगा जो भी मदद आपकी मैं कर सकूंगा अपने लेवल पे, अपने स्तर पे। शायद आपने किसी एनजीओ का नाम पूछा था, तो भाई बिल्कुल मैं खोज के लाऊंगा और आपके जो भी ऐसी स्थिति है, आपकी माता जी को ईश्वर स्वस्थ करें, भगवान स्वस्थ करें। और हम सभी, जो हमारी पूरी क्राइम स्टोरी की फैमिली है, हम सभी आपके साथ खड़े हैं। बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।